है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज हम कुछ NISM एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट हैं उसे रिवील करेंगे जो कि आपका होगा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ में। तो गाइस चलिए क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। मैंने कल के वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के। तो अभी भी हम देखने वाले हैं जो कि हमारा 4th क्वेश्चन है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल फर्स्ट का। दिस इज़ नॉट अ लेवल सेकंड। तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, और अगर आप थंबनेल में देखोगे और अगर आप इंट्रो में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको लेवल फर्स्ट करके दिया होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप देखो, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीज़न टू चेंज पोर्टफोलियो एलोकेशन। पोर्टफोलियो एलोकेशन मीन्स क्या होता है? मीन्स कि जैसे कि कई शेयर्स हमने परचेस किए हुए हैं, करके रखे हुए हैं, तो हमको इनमें कब चेंजेस नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे पास में पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो हमने एलोकेट करके रखा हुआ है, तो हमें ऐसा कोई वैलिड रीज़न देना है कि जब हमें उसे चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो और इसके क्या कारण है, कब हम चेंज नहीं कर सकते, कब चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन दिया है। बट हमें क्या रीज़न देना है कि दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न। इनमें से कौन सा वैलिड रीज़न ऐसा है जिसमें आप चेंज नहीं करोगे। तो चलो पहले में आते हैं। पहला जो आपका आंसर है वो आप देखोगे, चेंज इन द मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। चेंज इन द मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक मीन्स होता है कि ये वर्ल्ड लेवल में ये कोई चेंजेस होते हैं। अगर वर्ल्ड का मार्केट गिरा हुआ है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो शेयर्स रखे हुए हैं हम उसमें कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। वी ऑल्सो डू इट, हम कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे कि अरे मार्केट गिर रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार, हमें भी लॉस होगा, तो हम अब उसको सेल करेंगे या कुछ ना कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसका आंसर नहीं होगा। देन सेकेंड वन इज चेंज इज इनकम रिक्वायरमेंट। जब हमारी इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमें पैसा ज़्यादा कमाना है, तो हम चेंज करते हैं, हम उसे अकॉर्डिंगली शेयर्स बाय करेंगे और सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शेयर्स हैं, अगर हमें कम पैसे कमाने हैं पर मंथ, अगर हमें 2000 रुपये ही कमाने हैं, तो यहाँ पे देखोगे कि हमें इनकम की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि वी आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि हमें हाँ ठीक है कोई पैसा नहीं चाहिए, ठीक है कोई चेंजेस नहीं चाहिए। बट यहाँ पे अगर आपकी कोई इनकम की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो यहाँ पे तो चेंजेस होंगे। एंड द थर्ड वन इज़ लॉन्च ऑफ अ न्यू म्यूचुअल फंड आता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। पहले 4th देखते हैं कि चेंज इन द एबिलिटी टू टेक रिस्क। अगर कोई रिस्क वाली बात आती है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने कोई भी शेयर्स बाय कर लिया और वो काफ़ी हाई रिस्क पे ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली तो हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे वो बात तो नहीं रख सकते ना अपन कि हाँ रिस्क है तो इश्क है, जैसा कि अभी आपने स्कैम 1992 में देखेगा। तो चलिए अभी दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो ये देखिए थर्ड वन अगर आप देखोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉन्च ऑफ अ न्यू म्यूचुअल फंड। जब न्यू म्यूचुअल फंड जो होता है वो लॉन्च होता है तो यहाँ पे कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लॉन्च ऑफ ए न्यू म्यूचुअल फंड। ये देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे, अगर एक्सप्लेनेशन में दिया है तो ये एक तरीके से आप याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो। तो जो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें अभी स्टार्टिंग में आपको काफ़ी इजी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ताकि आप उस तरीके से अगर प्रिपेयर करो तो आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखे है, लॉन्च ऑफ ए न्यू म्यूचुअल फंड इज़ नॉट अ वैलिड रीजन टू चेंज पोर्टफोलियो एलोकेशन। अरे म्यूचुअल फंड का लॉन्च हो ना हो, हमें हमारे पोर्टफोलियो से क्या लेना देना है भाई, हमें हमारा पोर्टफोलियो को कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, सो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो ये देखो 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मैटर्स रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी इसके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के टैक्स आते हैं वो सारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का ही काम होता है, चाहे वो पर्टिकुलर किसी पर्सन पे हो, कंपनी पे हो, इंडस्ट्री पे हो, XYZ किसी पे हो, बट ये सारा लेन देन का जो भी काम होता है टैक्स रिलेटेड टू, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम होता है। देखिए ये सारी चीज़ें सिर्फ याद करने वाली हैं क्योंकि अभी बहुत ईजी चीज़ें आ रही हैं, आगे जाके न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो वो भी आप देखो। तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो याद करना है और एग्जाम में भी उस तरीके से आएगा, घुमा के पूछ सकता है। तो आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो वो काफ़ी अच्छे से आप प्रिपेयर करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए अब हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं जो कि द टर्म ऑफ इंश्योरेंस इन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज टिपिकली, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो जो टर्म्स होते हैं, जो इंश्योरेंस के टर्म्स होते हैं वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस का जो होता है वो कितने दिन का होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पे इस बारे में तो ये देखिए कई चीज़ें आए हैं, डिसाइडेड बाय द इंश्योर्ड, 1 ईयर, डिसाइडेड बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, 1 ईयर का होता है। यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है नॉन लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल, ये सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, तो काफ़ी अच्छे से अगर याद भी कर रहे हो तो अच्छे से याद करो विथ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ जाके कुछ और पूछ रहा है या वहाँ जाके बोल रहा है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो आप 1 ईयर पे टिक मार दिए, ले मैडम ने तो यही बताया था, हम तो मार दिए, मैडम ही गलत बताती है। तो भैया जब पढ़ने जाओगे ना तो पहले उसको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना और फिर जो आंसर है उसे भी दिमाग में बैठा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटिंग टू रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है पहले ये देख लो। जैसे कि रिटायरमेंट में आपको पैसे मिले, आपके फादर को, आपके फादर इन लॉ को या किसी को भी ये पैसे मिले, उसके बाद में देखो मंथली आपका खर्चे के लिए तो पेंशन आता ही है, बट ये रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे आपको बना के रखनी है ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन आया हुआ है और यहाँ पे करंट एक्सपेंसेस, करंट इनकम, फ्यूचर इनकम, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो किस तरीके से आपको मैनेज करना है। देखो ये बात इस तरीके से कर रहा है कि रिटायरमेंट का जो पार्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटिंग टू रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या होता है, ठीक है। क्या वो होता है करंट एक्सपेंसेस होता है, नहीं। करंट इनकम भी नहीं होता, फ्यूचर इनकम भी नहीं होता है, प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि देखो महंगाई से आपका जो भी पैसा मिला हुआ है रिटायरमेंट में उसे आपके मनी को प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखोगे कि जब एक टाइम था कि 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, है ना। 100 रुपये में आप बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते थे, बट आज की डेट में उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई क्योंकि महंगाई दर उतना बढ़ गया। आज के डेट में अगर आप देखो सब्जियों के भाव ही इतने बढ़ गए, गोभी 100 रुपये मिल रही, हर चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं। तो आज के डेट में कैसा हो रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ चुकी है। तो आज से 20 साल बाद अगर किसी को रिटायरमेंट में आज के डेट में अगर 1 लाख रुपए मिलता है फॉर एग्जांपल, वैसे तो 1 लाख रुपए नहीं मिलता, ज़्यादा मिलता है, बट फिर भी तो कल के डेट में भी उसकी वैल्यू उतना होना चाहिए। तो आपका मनी उस जगह पे निवेश हो कि आपको उतना इनकम मिलना चाहिए वहाँ पे, मतलब वो प्रोटेक्ट रहे। ऐसी आपकी महंगाई से वो जो आपका पैसा है वो इस तरीके से प्रोटेक्ट होना चाहिए कि आप कहीं पे भी वो पैसा लगाओ तो महंगाई दर जैसी बढ़ेगी तो साथ साथ में आपका जो पैसा आपने रिटायरमेंट का पैसा लगाया हुआ है वो भी आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि वो स्टक हो जाए और महंगाई दर बढ़ रही है। बट क्या हुआ, पहले के ज़माने में लोगों को क्या होता था कि बहुत कम पैसा मिलता था तो वो ज़मीन और ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते थे। बट आज के डेट में लोग मंथली ही इतना कमाते हैं जितना पहले के लोग रिटायरमेंट में पैसा पा जाते थे। तो वही चीज़ें हैं कि महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ आपका पैसा भी आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो पैसा आपका प्रोटेक्ट तो रहे, नो वरी, प्रोटेक्ट तो रहेगा आपका पैसा, बट ऐसी जगह में आपको उस चीज़ों को रखना है आपके पैसे को कि वो महंगाई दर के साथ साथ आपका पैसा भी इंक्रीज़ होता रहे। आज से 20 साल बाद अगर उसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू अगर 20 लाख रुपए होती है कि 20 लाख हो गया आज के डेट में महंगाई, तो आपका पैसा भी उसी तरीके से बढ़ते हुआ होना चाहिए। आई होप सो आज का जो क्वेश्चन है वो सारे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा
और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज करें। गाइस देखिए यहाँ पे मैंने कांटेक्ट भी डाल दिया है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।